हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं मृदा विज्ञान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। मृदा उर्वरक पुस्तक किसने लिखी? फर्स्ट ऑप्शन है एन.सी. ब्रेडी ने, सेकेंड ऑप्शन है टिज डेल एट आल ने, थर्ड ऑप्शन है एम राय ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मृदा उर्वरक पुस्तक लिखे थे वो थे टिज डेल एट आल, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं एन.सी. ब्रेडी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे जो होगा एन.सी. ब्रेडी। तो एन.सी. ब्रेडी ने मतलब जो पुस्तक लिखा था वो था नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे बात हो रही कि मृदा उर्वरक पुस्तक किसने लिखी, तो वो टिज डेल एट आल ने लिखी, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। पानी पौधों का मुख्य पोषक तत्व है, यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है पीटर डी क्रेसेंजी की, सेकेंड ऑप्शन है जेबी बेसीगोल्ड की, थर्ड ऑप्शन है फ्रांसिस बेकन की, फोर्थ ऑप्शन है जेथ्रो टुल की। तो जो मतलब पौधा होता है उनके लिए जो पानी होता है वो सबसे अच्छा मुख्य पोषक तत्व होता है, यह कथन किसका था? तो इसका मतलब जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। तो फ्रांसिस बेकन जो थे उन्होंने बताया कि जो मतलब पौधा होता है, पौधे का जो मुख्य पोषक तत्व होता है वो पानी होता है। ये किस बेस पे बोले थे? क्योंकि ये पता है सबको कि जो मतलब पानी होता है, पानी में पोषक तत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि मतलब पौधे पानी के ही माध्यम से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी पानी पौधों का मुख्य पोषक तत्व है, यह कथन फ्रांसिस बेकन का है। अगर बात कर लेते हैं पीटर डी क्रेसेंजी की, तो इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात कर लेते हैं जेथ्रो टुल की, तो इन्हें फादर ऑफ बीड साइंस भी बोलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। वानस्पतिक का मुख्य आधार पानी नहीं बल्कि साल्ट पीटर है, यह सुझाव किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है जे.आर. ग्लेबर का, सेकेंड ऑप्शन है जेथ्रो टुल का, थर्ड ऑप्शन है जॉन वुडवर्ड का, फोर्थ ऑप्शन है जॉन मेयो का। तो वानस्पतिक का मुख्य आधार पानी नहीं बल्कि साल्ट पीटर है, यह सुझाव किसका था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी जे.आर. ग्लेबर ने मतलब बोला था कि वानस्पतिक जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनका मुख्य आधार जो होता है वो पानी नहीं बल्कि साल्ट पीटर होता है। तो जो साल्ट पीटर होता है इसका जो फार्मूला होता है वो KNO3 होता है। तो और बात कर लेते हैं चीनी साल्ट पीटर होता है, चीनी जो साल्ट पीटर होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है NO3, यानी सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि वानस्पतिक का मुख्य आधार पानी नहीं बल्कि साल्ट पीटर है, यह सुझाव किसका है? तो यह सुझाव जे.आर. ग्लेबर का है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। क्षारीय मृदाओं में कौन से आयंस की अधिकता होती है? फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन आयन, सेकेंड ऑप्शन है कैल्शियम आयन, थर्ड ऑप्शन है सोडियम आयन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो क्षारीय मृदाएं होती हैं इनमें मतलब कौन से आयंस की अधिकता सबसे ज़्यादा होती है? तो बात कर लेते हैं जो क्षारीय मृदाएं होती हैं उनको अगर हम लोग सुधारने की बात करते हैं तो उनको सुधारने के लिए हम लोग जिप्सम का यूज करते हैं। अब थोड़ी बात और कर लेते हैं क्षारीय मृदाओं के बारे में कि इनको सुधारने के लिए मतलब जिप्सम का उपयोग कैसे किया जाता है। तो जो मतलब क्ले होते हैं, एक तो होता है बालू हो, एक सिल्ट होता है, एक क्ले होता है। तो जो एक क्ले होता है इसका मतलब जो सबसे ऊपरी भाग पे जो आयंस पाए जाते हैं वो सोडियम आयन पाए जाते हैं।
अब सोडियम आयन को क्या करते हैं, सोडियम आयन को हम लोग विस्थापित करने के लिए क्या करते हैं, जिप्सम, जिसको हम लोग CaSO4 × 2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं। यानी कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट को हम लोग मिला देते हैं, किसमें, सोडियम के साथ मिला देते हैं। फिर बाद में जो हमें क्ले प्राप्त होता है उसके ऊपर मतलब क्या होता है, सोडियम को कैल्शियम आयन के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, जिससे मतलब सोडियम सल्फेट बन जाता है और इसकी लीचिंग हो जाती है, जो लीचिंग होने के बाद वो ज़मीन में चली जाती है। तो देख लेते हैं थोड़ा मतलब एक फार्मूले के माध्यम से इसको, कि सपोज दैट ये कोई क्ले है, ये मान लीजिए मिट्टी का कोई क्ले है, इस पे कौन सा चार्ज पार्टिकल है, इस पे सोडियम आयन के चार्ज पार्टिकल हैं। अब इनमें क्या करते हैं हम लोग, जिप्सम, अब इसमें हम लोग जो है वो जिप्सम ऐड कर देते हैं। तो जिप्सम जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है × 2H2O। जब हम लोग इसको ऐड कर देते हैं तो जो मतलब क्ले का मतलब दूसरा पार्टिकल तैयार होता है। तो थोड़ा इसको हम इधर से रिएक्शन को दिखाते हैं। जो क्ले होता है उस क्ले पे मतलब कौन सा चार्ज पार्टिकल आ जाता है, उस क्ले पे जो चार्ज पार्टिकल आ जाता है वो कैल्शियम आयंस के चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं, प्लस जो होता है ये सोडियम सल्फेट, जो कि लीचिंग बन के ज़मीन में चली जाती है। यानी मतलब जो क्ले होती है उस पे सोडियम आयंस चार्ज होते हैं, सोडियम आयन चार्ज को विस्थापित करने के लिए हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, जिप्सम ऐड कर देते हैं। तो जो क्ले पे मतलब सोडियम आयंस होते हैं उनको विस्थापित कौन कर देता है, कैल्शियम आयन कर देता है, और इसके बाद क्या फार्मेशन होता है, NaSO4 का फार्मेशन होता है, और वो लीचिंग के रूप में धरती में चली जाती है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि किसको विस्थापित किया जाता है, किस आयंस की अधिकता मतलब सबसे ज़्यादा होती है। तो जो सोडियम आयंस होती हैं ये क्षारीय मृदाओं में सोडियम आयन की जो होती है अधिकता सबसे ज़्यादा होती है, उसको हम लोग क्या नाम है, जिप्सम डालकर मतलब विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे अधिकता की बात हो रही है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। संगमरमर का निर्माण किस चट्टान से होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सैंडस्टोन, सेकंड ऑप्शन है सैल स्टोन, थर्ड ऑप्शन लाइम स्टोन, फोर्थ ऑप्शन है पीट स्टोन। तो जो संगमरमर होता है इसका जो निर्माण होता है ये लाइम स्टोन से होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। संगमरमर मतलब जो होता है लाइम स्टोन, संगमरमर क्या होता है, ये रूपांतरित चट्टानें होती हैं। यानी मतलब जब लाइम स्टोन से मतलब इसका निर्माण किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब रूपांतरित मतलब एक जो इसका रूप होता है वो बदल दिया जाता है, एक रूप को दूसरे रूप में बदल दिया जाता है, या फिर इसे कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं। तो संगमरमर जो होता है ये रूपांतरित चट्टानें होती हैं, और इसका मतलब जो निर्माण होता है वो लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर के द्वारा होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। ह्यूमस में कार्बन की मात्रा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 55 से 60%, सेकेंड ऑप्शन है 35 से 40%, थर्ड ऑप्शन है 4 से 5%, फोर्थ ऑप्शन है 3 से 6%। तो जो ह्यूमस होता है जिसमें मतलब क्या जल की मात्रा अधिक होती है, और मतलब आप लोग देखे होंगे ह्यूमस यहाँ पे मतलब जब बारिश का मौसम होता तो उसमें ज़्यादा ह्यूमस की मात्रा हो जाती है, यानी मिट्टी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस हो जाता है। तो उसमें बात की जा रही है कि कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 55 से 60% होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर बात कर लेते हैं ह्यूमस में ऑक्सीजन की मात्रा की, तो ह्यूमस में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 35 से 40% होती है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी ह्यूमस में कार्बन की जो मात्रा होती है वो 55 से 60% होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। ISS के अनुसार क्ले के कणों का आकार होता है। फर्स्ट ऑप्शन है लेस देन 0.002 mm, सेकेंड ऑप्शन है
0.002 से 0.02 mm होता है। थर्ड है 0.02 से 2 mm होता है। और फोर्थ ऑप्शन है ग्रेटर देन 2.20 mm होता है। तो जो ISSS है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल सॉइल साइंस ऑफ सर्च होता है। और अगर बात करते हैं कि इसके अनुसार इसके अनुसार जो क्ले का कणों का आकार होता है वो कितना होता है। तो सबसे पहले जो क्ले मृदा होती है, मृदा को हम लोग 3 तरह की, यानी मिट्टी जो होती है वो 3 तरह की होती हैं। एक तो होता है बालू, ये बालू हुआ। बालू के जो कणों का आकार होता है सबसे बड़ा होता है। दूसरा हुआ स्लिट। स्लिट के कणों का आकार जो होता है वो बालू से थोड़ा छोटा होता है। और तीसरा जो होता है वो क्ले होता है। क्ले का जो कणों का आकार होता है वो सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं ग्रेटर देन, अगर यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, यानी ग्रेटर देन 2 mm, तो जो एक कंकड़ पत्थर होते हैं इनके जो कणों का आकार होता है वो 2 mm से ज़्यादा होता है। अगर बात कर लेते हैं 0.02 से 2.0 mm, यानी अगर बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन की, तो जो ए होता है मिट्टी की साइज यही होती है। मिट्टी की साइज क्या होती है, मिट्टी की जो साइज होती है वो जो होती है लेस देन 0.02% होता है। तो यहाँ पे इसकी जो बात की जा रही है कि 0.02 से 2 mm जो होता है साइज के कणों का आकार होता है, ये बालू के कणों का आकार होता है। अगर बात कर लेते हैं 0.022 से 0.02 mm जो होता है, यानी थर्ड ऑप्शन जो है, एक इसका कणाकार है, ये स्लिट जो मृदा होती है उसके कणाकार का साइज होता है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे लेस देन 0.002 mm की, तो जो लेस देन 0.22 mm है ये क्ले का जो होता है कणाकार होता है, इसलिए एक इसका होता है क्ले का कणाकार होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि क्ले के कणों का आकार कितना होता है। तो क्ले के जो कणों का आकार होता है वो लेस देन 0.002 mm होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। USDA के अनुसार मृदा कणों को कितने भागों में बांटा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 3 भागों में, सेकेंड ऑप्शन है 7 भागों में, थर्ड ऑप्शन है 12 भागों में, फोर्थ ऑप्शन है 4 भागों में। तो जो USDA है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होता है। तो इसके अनुसार जो होता है, यानी मृदा, यहाँ बात की जा रही है कि मृदा कणों को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो मृदा कणों की, मृदा कणाकार की बात हो रही है। तो जो मृदा कणाकार होते हैं ये बालू प्लस स्लिट प्लस क्ले का जो अनुपात होता है ये मृदा कणाकार कहलाता है। यानी जो बालू होते हैं, बालू प्लस स्लिट प्लस क्ले, इनका जो अनुपात होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मृदा कणाकार बोलते हैं। तो मृदा कणाकार बोलते हैं। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो जो USDA है इसके अनुसार मृदा के कणाकारों को हम लोग 12 भागों में बांटते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मृदा में जीवांश पदार्थों का विच्छेदन किस pH पर अधिक होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकेंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 7, फोर्थ ऑप्शन है 8। तो
बात कर लेते हैं जो मतलब जीवांश पदार्थों का विच्छेदन होता है वो जो करते हैं सूक्ष्म जीव करते हैं, यानी मतलब कोई भी जीवांश पदार्थ है उसका जो विच्छेदन होता है वो कौन करता है, सूक्ष्म जीव करते हैं। और सूक्ष्म जीवों की जो क्रियाशीलता होती है वो सबसे ज़्यादा 7 मतलब 7 pH पे होती है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी 7 pH। यानी मृदा में जीवांश पदार्थों का जो विच्छेदन होता है वो सबसे ज़्यादा 7 pH पर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में सांद्रित जीवाश्म खाद नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मछली का चूरा, सेकंड ऑप्शन है खली, थर्ड ऑप्शन है शुष्क रक्त, फोर्थ ऑप्शन है वर्मी कंपोस्ट। तो जो मतलब सांद्रित जीवाश्म की खाद मतलब यहाँ पे बात हो रही कि नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, सॉरी डी होगा, यानी वर्मी कंपोस्ट जो है ये जीवाश्म खाद नहीं होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। वर्मी कंपोस्ट में पोटास की मात्रा कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 1.5%, सेकेंड ऑप्शन है 1%, थर्ड ऑप्शन है 2.5%, थर्ड ऑप्शन है 3.5%। तो जो वर्मी कंपोस्ट होता है इसमें पोटास की मात्रा कितनी होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1.5%, यानी वर्मी कंपोस्ट में जो पोटास की मात्रा होती है 1.5% होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से बुनियादी पोषक तत्व का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन, सेकेंड ऑप्शन है नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम, फोर्थ ऑप्शन है बोरान। तो यहाँ पे बुनियादी मतलब पूछ रहा है, यानी स्ट्रक्चरल मतलब न्यूट्रिएंट पूछ रहा है कि यहाँ पे मतलब स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट कौन है। तो स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट जो है कार्बन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है या बोरान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, कार्बन। कार्बन के अतिरिक्त भी मतलब जो स्ट्रक्चरल होते हैं इनमें से होता है CHO, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं ये बुनियादी पोषक तत्वों के उदाहरण होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में से मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु, सेकेंड ऑप्शन है कवक, थर्ड ऑप्शन है शैवाल, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यानी मृदा में जो पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं वो जीवाणु भी मृदा में पाए जाते हैं और कवक भी मृदा में पाए जाते हैं, शैवाल भी मृदा में पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है लाल मृदा, सेकेंड ऑप्शन है काली मृदा, थर्ड ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, फोर्थ ऑप्शन है चूनेदार मृदा। तो जो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होती है वो जलोढ़ मृदा होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। वह कौन सा फसल है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चावल, सेकंड ऑप्शन है गेहूं, थर्ड ऑप्शन है चाय, फोर्थ ऑप्शन है मूंगफली। तो मतलब जो जलोढ़ मृदा में मतलब उगने वाली फसल होती है और जिसमें पानी की प्रचुर मात्रा होती है वो कौन सी मतलब फसल होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, चावल। हम लोग देखते हैं कि चावल जो होते हैं यानी धान जो होती है उसकी खेती मतलब जो होती है बरसात के मौसम में होती है। तो उसकी मतलब अच्छी पैदावार के लिए क्या होता है, पानी की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक
आदर्श मृदा कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है लैटराइट मृदा, सेकंड ऑप्शन है लाल मृदा, थर्ड ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, फोर्थ ऑप्शन है काली मृदा। तो जो धान की खेती मतलब के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा होती है वो जलोढ़ मृदा होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। गंगा के मैदानों की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बांगर, सेकंड ऑप्शन है खादर, थर्ड ऑप्शन है कल्लर, फोर्थ ऑप्शन है रेगुर। तो जो गंगा के मैदानों की पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम लोग बांगर बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर यहाँ पे बात की जाए कि गंगा के मैदानों की जो नई जलोढ़ मिट्टी होती उसको क्या बोलते हैं, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। तब तक के लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है खादर मिट्टी, सेकंड ऑप्शन है बांगर मिट्टी, थर्ड ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, फोर्थ ऑप्शन है रेगुर मिट्टी। तो जो काली मृदा होती है उसको हम अदर किस नाम से जानते हैं? तो जो काली मृदा होती है इसको हम लोग रेगुर मृदा या रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा रेगुर मिट्टी पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है बिहार, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो जो सबसे ज़्यादा रेगुर मिट्टी पाई जाती है, रेगुर मिट्टी जिसको हम लोग काली मिट्टी भी बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो काली मिट्टी पाई जाती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। और काली मिट्टी में जो होता है सबसे ज़्यादा जिस फसल की खेती होती है वो कौन सा फसल है? क्राप, यानी काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्राप की खेती की कपास की खेती की जाती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रचुर मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है यानी रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा, तो वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? फर्स्ट ऑप्शन है कपास, सेकंड ऑप्शन है तंबाकू, थर्ड ऑप्शन है मूंगफली, फोर्थ ऑप्शन है गन्ना। तो जो काली मिट्टी होती है या फिर रेगुर मिट्टी, इसको हम लोग रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं और काली मिट्टी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि यह किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो जो काली मिट्टी होती है ये तो पाई जाती है, इसके पहले वाले ऑप्शंस में हम लोग बात कर ही लिए हैं कि जो काली मिट्टी होती है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और जो काली मिट्टी में मतलब जिस फसल का सबसे अधिक मतलब उत्पादन होता है या जो फसल सबसे अधिक पैदा होता है वो कौन सा फसल है? तो काली मिट्टी में जो सबसे अधिक मतलब फसल पैदा होता है वो कपास होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।